आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स या किसी भी कंपाउंड का हम क्या इक्विवेलेंट मास किस तरह फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किस तरह फाइंड करेंगे। ये दोनों टर्म को हम डिटेल में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। हमने इक्विवेलेंट मास क्या होता है हमने अपने पहले वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है इसे भी हमने डिटेल में डिस्कस किया, और इन दोनों के हमने फार्मूले भी आपको बताए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिससे कि अगर वो आप इक्विवेलेंट मास अगर आपको पता है क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं और इसके फार्मूले को जानते हैं, तो ये जो हमने आपके सामने जो कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए अगर आप ये दोनों टॉपिक पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने इक्विवेलेंट मास के बारे में डिस्कस किया था, इसके फार्मूले के बारे में भी बताया था, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्विवेलेंट मास का यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का भी हमने यहाँ पर फार्मूले को डिटेल में डिस्कस किया था। इन दोनों फार्मूले को हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है और फिर इसके अकॉर्डिंग हम उसे फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले लिखते हैं इक्विवेलेंट मास का फार्मूला हमने क्या बताया था। हमने बताया था इक्विवेलेंट मास, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट मास, इसका फार्मूला हमने बताया था, ऊपर मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख दें मोलर मास। क्या लिख दें? मोलर मास। अपॉन में क्या आता है? एन फैक्टर, जिसे आप वैलेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं। ये फार्मूला हमने ये बताया था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला हमने क्या बताया था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या बताया था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसका हमने फार्मूला बताया था आपको, ऊपर क्या आएगा? गिवन मास आएगा, ऊपर क्या होगा? गिवन मास, जो कि आपको दिया होगा, नीचे क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास, जो कि आपको क्या करना होगा? फाइंड करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास। ये इन फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसे हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है अपने पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। और एन फैक्टर के बारे में भी हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, बेस का क्या होता है, सॉल्ट का क्या होता है, आयंस का क्या होता है, रेड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर क्या होता है, हमने अपने लेक्चर में बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया है। हर एक एग्जाम्पल बताया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, एसिड की बताएं, बेस की बताएं, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वो क्वेश्चन को पूछा भी जाता है, इतना इंपॉर्टेंट था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप वो लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने क्या हुआ उन सभी लेक्चर की लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक कर आप मेरे लेक्चर तक पहुंच सकते हैं और आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं क्या इक्विवेलेंट मास आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए आपको क्या मोलर मास उस पर और एन फैक्टर से डिवाइड करना होगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो जैसे कि देखिए इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है, आप देख सकते हैं 192 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन, इसका मास कितना है दिया हुआ है 192 ग्राम। तो आपको इसको क्या सल्फेट आयन का क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट मास भी फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? तो चलिए आइए सभी से हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले सल्फेट आयन का आपको क्या पता होना चाहिए? मोलर मास पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। तो चलिए आइए लिख लेते हैं यहाँ पर मोलर मास ऑफ सल्फेट आयन, यहाँ पर क्या लिखते हैं? सल्फेट आयन, ठीक है। तो इसे आपको बताना है मोलर मास आप कैसे फाइंड करते हैं। एक मॉलिक्यूल्स का जिस तरह आप मास फाइंड करते हैं, एक मॉलिक्यूल्स का मास फाइंड करने के लिए आपको क्या होता है, इसके एक एटम का मास लिखते हैं, फिर इसके 4 एटम का मास लिखते हैं, ठीक है, फिर उसे हम आपस में सम कर देते हैं, तो एक मॉलिक्यूल्स का आप क्या निकाल लेते हैं? वेट निकाल लेते हैं। लेकिन आपको क्या है, इसके 1 मॉलिक्यूल्स का अगर मास निकालने को कहा जाए, 1 मॉलिक्यूल्स नहीं 1 मोल मॉलिक्यूल्स आपको कितने लेना है? 1 मोल लेना है। अगर उसका मास निकालने को आपको कहा जाए तो कितना आएगा? कितना आएगा आप बिल्कुल समझ सकते हैं। अगर आपने इसके एक मॉलिक्यूल्स का मास निकाला तो उसकी यूनिट आएगी यूनिफाइड। लेकिन अगर जितनी भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए कुछ भी वैल्यू आई, और फिर उसके बाद हमने आपसे कहा इसके 1 मोल का मास बताइए, तो उसकी क्या होगी? उसकी वैल्यू भी सेम होगी, बस यूनिट में डिफरेंस हो जाएगा। यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ पर? ग्राम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ग्राम आ जाएगी, क्योंकि इसके 1 मोल का मास अगर आप निकालेंगे तो उसकी यूनिट आपको ग्राम में आएगी, लेकिन उन दोनों की जो मैग्नीट्यूड आप जो फाइंड करेंगे वो दोनों का सेम होगा। तो चलिए आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके 1 मोल का मास फाइंड कर लेते हैं। 1 मोल का मास फाइंड करने का मतलब इसके हम मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। तो सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है जल्दी से बताइए? होता है 32, और यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, एक एटम का मास कितना होता है जल्दी से बताइए? होता है 16। अब आपको इनको क्या करना है? सम करना है। जल्दी से आप सम करिए और सम करके बताएं यहाँ पर कितना आएगा।
सम करो और सम करके आपको बताना है यहाँ पर कितना आएगा। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया, कितना आया, मोलर मास आया। ठीक है, ग्राम में आता है, क्या आता है, ग्राम पर मोल। इसका मतलब है एक मोल का मास कितना है, 98 ग्राम। ठीक है, तो हमने मोलर मास फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसके एन फैक्टर भी बताना है। जो सल्फेट का है, सल्फेट का आपको एन फैक्टर बताना है। एन फैक्टर किसका, सल्फेट का। तो कैसे आएगा वो एन फैक्टर, आपको सल्फेट का बताना है। कैसे बताएगा, हमने बताया था कोई भी आयंस हो, चाहे पॉजिटिव आयंस हो चाहे निगेटिव आयंस हो, उस पर जो चार्ज होता है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, वही आपका क्या होता है, एन फैक्टर होता है। इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, 2 निगेटिव चार्ज है, इसका जो मैग्नीट्यूड है क्या है, 2 है, तो वो आपका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर होगा। ठीक है, हमने मोलर मास भी निकाल लिया, एन फैक्टर भी निकाल लिया। तो चलिए आइए इक्विवेलेंट मास में ये वैल्यू रख देते हैं। इक्विवेलेंट मास के फार्मूले में हमने ये वैल्यू रखी, कितनी रखी, यहाँ पर हमने रखी 98, नीचे क्या रखा, 2 रख दिया। अब आपको इसको क्या करना है, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर क्या आएगा, 48। क्या आएगा, 48। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास हो गया। किसका हो गया, सल्फेट आयन का। अब आपको सल्फेट आयन का क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। आइए ये भी फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला हमने क्या बताया था, डिटेल में समझाया था। गिवन मास, इसका सल्फेट आयन का गिवन मास दिया है, बिल्कुल हाँ दिया है, 192 ग्राम दिया हुआ। ये इसका मास क्या हुआ, दिया हुआ है। और नहीं, हमें किससे डिवाइड करना है, इसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना है। किसके, सल्फेट आयन का। क्या यहाँ पर सल्फेट आयन लिख दें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट। ठीक है, इसका हम क्या, इक्विवेलेंट मास हमने कितना फाइंड किया, ये फाइंड किया 48। इसे आप डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जितना भी आंसर आता है, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 4। तो ये 4 क्या है, ये क्या है, 4 आपका क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया है, 4 आया है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम ये पूरा रफ कर देंगे, फिर उसके बाद हम क्या, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, हमें रफ करना है। देखिए बच्चों, हमने रफ कर दिया है। अब आगे समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 65 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका भी आपको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है। इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए इसके मोलर मास फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस आयन का, एल्यूमिनियम आयन का क्या हमें फाइंड करना है, इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास आइए लिख लेते हैं यहाँ पर, कैसे फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंट मास ही तो फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इसका मोलर मास फाइंड करना होगा। मोलर मास क्या होता है, इसके 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास, इसके 1 मोल का मास होता है 27। ठीक है, यहाँ पर लग जाएगा ग्राम। ठीक है, ग्राम लग जाएगा। अब आपको बताइए, मोलर मास तो आपने इसका फाइंड कर लिया, लेकिन आपको इसका बताना है, एन फैक्टर भी बताना है। एन फैक्टर आप कैसे बताएंगे, हमने बताया था किसी भी आयंस पर जितना भी जो चार्ज होता है, उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, वही आपका एन फैक्टर होता है। तो इस पर कितना चार्ज है, +3 का चार्ज है, लेकिन आपको 3 लेना है केवल। ठीक है, ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट मास हम फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। दोनों वैल्यू तुमने फाइंड हो गई। ऊपर आएगा 27, नीचे आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया, 9 आया। अब आपको क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट मास तो फाइंड हो गया। अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो चलिए आइए ये भी लिखते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसे भी फाइंड करना है। इसके लिए आपको इसका मास दिया होगा, इसका हमने फार्मूला देखिए ये बताया था आपको। इसका मास दिया हुआ, गिवन मास दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ, ये लिख लिया हमने। और इसका इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं, हमने फाइंड किया, कितना आया है, 9 आया है। जब 9 आया तो आप इसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ये भी आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, देखिए हमने रफ कर दिया। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको इसका क्या फाइंड करना है, क्लोराइड आयन का इक्विवेलेंट मास और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। आइए इक्विवेलेंट मास को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इसका क्या होगा, इसके 1 मोल का मास फाइंड करना होगा, जो कि क्या होगा, मोलर मास लिख लेते हैं यहाँ पर। मोलर मास कितना होगा इसका, 35.5 ग्राम। ठीक है, हमने ग्राम में लिख रहे हैं, पर मोल नहीं लगा रहे, क्योंकि हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके 1 मोल का मास कितना है, 35.5 ग्राम। ठीक है, लेकिन आपको इसका क्या बताना है, एन फैक्टर बताना है। एन फैक्टर कैसे बताया था, हमने कहा था जो किसी भी आयंस पर जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, तो ये इसका एन फैक्टर हो गया। तो इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करना है हमें, तो सबसे पहले हम इसके मोलर मास को ऊपर लिखते हैं। मोलर मास कितना है, ये देखिए, ये है इसका मोलर मास।
ठीक है, और नीचे क्या है एन फैक्टर कितना है 1 है, तो कितना आएगा डिवाइड करने पर यही वैल्यू आ जाएगी। इक्विवेलेंट मास हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब आपको इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है। क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे, गिवन मास इसका दिया हुआ, बिल्कुल हाँ गिवन मास दिया हुआ, कितना दिया हुआ है ये देखिए हमने इसका गिवन मास लिख दिया। अपॉन में हमें क्या लिखना है इक्विवेलेंट मास लिखना है। इक्विवेलेंट मास कितना आया हुआ है ये आया, और इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसे हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। फिर हम इसे भी क्या करते हैं रफ कर देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर अगले पर हम चलिए बच्चों देखिए हमने फिर रफ कर दिया है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर डी। इसमें क्या दिया हुआ, इस सोडियम क्लोराइड का आपको इक्विवेलेंट मास और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम ऊपर करते चले आ रहे हैं, बिल्कुल उसको भी इसी तरह करना है। तो इसका मोलर मास आपको बताना है। इसके 1 मोल का मास कितना होगा, 1 मोल का मास इसका अगर आपको फाइंड करना है तो पहले इसके 1 मॉलिक्यूल्स का अगर हम मास फाइंड करते हैं तो किस तरह फाइंड करते हैं। इसके 1 मॉलिक्यूल्स का मास अगर यहाँ पर होता है तो एक एटम का मास है 23, और इस इसके एक क्लोराइड जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन सोडियम के एटम का मास क्या है 23 होता है एक एटम का मास, और क्लोरीन एटम के एक एटम का मास कितना होता है ये होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा 58 आएगा, 58 पॉइंट क्या आएगा 5 आएगा एक एटम। इसके 1 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड के 1 मॉलिक्यूल का मास क्या आता है 58.5 आता है। यू हमें क्या बताता है, यू इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड। ये हमें बताता है कि आप 1 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यूनिट बदल देते हैं इसके ये मॉलिक्यूल्स कितना ले लेते हैं 1 मॉलिक्यूल 1 मोल ले लेते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कंपाउंड आपको जो दिया हुआ सोडियम क्लोराइड, इसके आप कितना ले लेते हैं, कितनी मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं 1 मोल ले लेते हैं। 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल मतलब Na का मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इतने मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। जब आप इतने मॉलिक्यूल्स का मास निकालते हैं तो कितना आता है, बस यहाँ से इतना है, इसकी वैल्यू तो इतनी आती है, बस यहाँ पर यूनिट क्या हो जाती है ग्राम में हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है, ये क्या होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के 1 मोल का जो मास होता है वो उसे ही हम मोलर मास कहते हैं, जो कि किस में आता है ग्राम में आता है, ठीक है। ये देखिए हमने उसका मोलर मास बता दिया, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास है ये कितना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। अब इसे भी हम रफ कर देते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं, इसे हमने क्या किया रफ कर दिया। तो चलिए आइए मोलर मास फाइंड कर लिया। अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, एन फैक्टर फाइंड करना है। एन फैक्टर हमने किसी भी सॉल्ट का कैसे बताया था, किस तरह फाइंड करते हैं, हमने बताया था जो आपके पास कोई किसी भी तरह का आपके पास जो आयनिक कंपाउंड है, अगर आप क्या करेंगे इसे एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, एक कटायन देगा और एक एनायन देगा। तो आप चाहे कटायन की बात करिए चाहे एनायन की बात करिए, दोनों में से किसी एक की बात करनी है आपको। तो मान लीजिए आपने कटायन लिया, तो कटायन पर कितना चार्ज है +1 का चार्ज आता है, तो उसका आपको मैग्नीट्यूड लेना है। तो उस पर जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा 1 होगा, तो 1 उसका आपका क्या होगा, वो उसका एन फैक्टर होगा, ठीक है। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है अपने वैलेंसी और एन फैक्टर वाला जो एक मेरा लेक्चर है उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है किसी भी स्पीशीज के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एन फैक्टर हमने आपको फाइंड करना बता दिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसका इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है। बस अब इक्विवेलेंट मास में कुछ भी नहीं, बस फार्मूला रखना है, उसकी वैल्यू रखनी है। तो मोलर मास कितना है इसका 58.5 और वैलेंसी फैक्टर है ये, तो इसका यहाँ पर आया इक्विवेलेंट मास ये आया, ठीक। अगर हमें पूछे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताइए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताइए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो इक्विवेलेंट मास है, नहीं पहले तो गिवन मास है, गिवन मास कितना दिया हुआ है ये देखिए, इसे भी लिख लेते हैं, गिवन मास हो गया। अब हम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, इससे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जब हम इससे डिवाइड करेंगे, ये देखिए हमने इससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड करने पर आपकी वैल्यू आएगी 2, आप मैच कर लीजिए, ठीक है। अब इसे भी नोट करना है, नोट कर लीजिए क्योंकि हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया है, बस हमें अब रफ करना है, आप नोट कर लीजिए, इसे रफ कर दिया है। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि देखिए हमें इसका भी क्या हुई है, देखिए हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसका भी हमें क्या इक्विवेलेंट मास और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इक्विवेलेंट मास को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका हमें क्या फाइंड करना है मोलर मास। तो H2SO4 इसके 1 मॉलिक्यूल्स का मास कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2 हैं, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास क्या होता है 1 होता है, वैसे यहाँ पर 2 एटम है। सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है 32 होता है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम है, लेकिन एक एटम का मास कितना होता है
कितना होता है 16 होता है। ठीक है, इस सभी का अगर मल्टीप्लाई करेंगे और जो फिर सम करेंगे तो कितना आएगा 98 आएगा। और यूनिफाइड आएगा। यूनिफाइड मतलब हम एक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमने आपसे कहा इसका एक मॉलिक्यूल्स नहीं, हमें इसके Na मॉलिक्यूल्स का मास बताइए, Na मॉलिक्यूल्स। तो जब आप Na मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब इसका आप 1 मोल का मास पूछ रहे हैं, मतलब मोलर मास पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम में आ जाएगी। ठीक है, ग्राम हमें यही बताता है कि आपने इसका मोलर मास लिखा है, इसके 1 मोल का मास लिखा है। ठीक है, तो ये आया मोलर मास। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं मोलर मास कितना है, इतना आया है। ठीक है, और अब हमें आपको बताना इसका एन फैक्टर। हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, कितनी बार आपसे रिपीट करें, हमने बहुत ही डिटेल में। ये क्या, इसका एन फैक्टर कैसे पता चलेगा? इसका एन फैक्टर हमने आपको बताया था, जब भी कोई एसिड को आप क्या करते हैं, किसी भी एक्वस मीडियम में डिजोल्व करते हैं तो जितने भी नंबर ऑफ HN वो रिलीज करता है, जितने भी नंबर ऑफ HN वो रिलीज करता है, वही HN की जो संख्या होती है उसे ही आप क्या करते हैं, एन फैक्टर कहते हैं। बिल्कुल ये क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसे जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, H2SO4 जैसे, इसे हमने जैसे ही वाटर में डिजोल्व किया तो ये क्या होता है, 2HN देता है, प्लस जो बचा हुआ उसे हम लिख देते हैं ये। ठीक है, तो इसने कितने HN दिया, 2HN दिया, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। ठीक, हम ऊपर का रफ कर देते हैं, ऊपर का हम रफ कर देते हैं। ये देखिए, अब हमें क्या, इसका इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है। इक्विवेलेंट मास फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले बताया था, ऊपर क्या लिखेंगे, मोलर मास। मोलर मास कितना आया था वो तो रफ कर दिया, शायद 98 आया था। और इसका एन फैक्टर कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। तो 2 से हम क्या करेंगे इसे, हाँ 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले गिवन मास को लिखते हैं, ऊपर कितना है, ये देखिए ये है गिवन मास, जो कि क्या हुआ है, दिया हुआ है। अब इसका इक्विवेलेंट मास हमने कितना फाइंड किया, ये। इस वैल्यू को आप डिवाइड करिए, डिवाइड करने पर जितना भी आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, हमने ये देखिए डिटेल में डिस्कस कर दिया है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया है। जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे हमने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस किया है। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन क्या बताएंगे अभी आपको, इससे बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे हम आपसे। जैसा कि देखिए यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया, इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया, जो कि बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल थे वो भी बता दिए। ये जो टर्म हमने आपको डिस्कस किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे ही हम आपको एक नई कंसंट्रेशन टर्म जो कि क्या है, नॉर्मेलिटी है, जैसे ही नॉर्मेलिटी आपको समझाएंगे, डिस्कस करेंगे, उसकी डिफिनेशन में तुरंत ये दोनों टर्म यूज हो जाएंगे। वो डिफिनेशन, नॉर्मेलिटी की डिफिनेशन में इन दोनों टर्म का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा। नॉर्मेलिटी की डिफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब इन दोनों टर्म का यूज हो जाता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालें। इसीलिए हमने नई कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी को स्टार्ट करने से पहले ही हमने इन दोनों टर्म को डिटेल में डिस्कस कर दिया है। इसका भी हमने एक लेक्चर आपको बहुत ही छोटा सा प्रोवाइड किया है, इसका भी लेक्चर है वो भी बहुत ही छोटा सा प्रोवाइड किया है। आप इन दोनों लेक्चर को डिटेल में देखिए, जब डिटेल में देख लेंगे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आसानी से कर लेंगे। जब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो जेईई में तो जेईई एडवांस में भी जो क्वेश्चन आए गए हैं नॉर्मेलिटी से रिलेटेड, वो क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेंगे। हमने ये दो टर्म आपको क्यों समझाएं, इसलिए समझाएं क्योंकि जब हम आपको अगले लेक्चर में नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अपने वीडियो को क्या कंक्लूड करने जा रहे हैं।